हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें कुछ डिस्टरबेंस था। आई होप इस वीडियो में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने पूरी कोशिश की है। और जो लास्ट वीडियो बनाई थी अपन ने अपनी जो क्लास थी उसमें अपन पढ़ रहे थे मैक्सवेल पे छूटा था अपना, है ना। यानी कि मैक्सवेल्स थ्योरी को मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर रही थी। ठीक है, कर दिया था मैंने काफ़ी हद तक, तो फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ इसमें। वो इतना सिलेबस के अकॉर्डिंग वो इतना नहीं है, बट कंसेप्ट समझने में वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ना। मैं बता रही थी आपको कि मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत दिया था, और उसने बताया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बताया था मैंने आपको कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके पोलराइजेशन कह सकते हैं आप, या फिर उसका जो वाइब्रेशंस हैं वो इस डायरेक्शंस में है। अगर हम मान रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड उसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस होंगे उनकी डायरेक्शंस कुछ इस तरीके से होंगी, है ना। मैंने बता दिया था आपको। जहाँ मेरा वीडियो क्लिप हुआ था उसके आगे मैं आपको यहीं से बता रही हूँ। ठीक है, मैं ये आपको बता रही थी कि जो लाइट होती है और जो थर्मल रेडिएशंस होती हैं, लाइट और थर्मल रेडिएशंस, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा पार्ट होती है। मतलब जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण का जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम अगर आपने देखा हो, विद्युत चुम्बकीय विकिरण का जो स्पेक्ट्रम होता है पूरा, उस स्पेक्ट्रम में लाइट और थर्मल रेडिएशन उसका एक छोटा पार्ट होती हैं। ठीक है, अब जो लाइट हमें सूरज से मिल रही है या कहीं से भी हमें लाइट मिल रही है, तो वो लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण, यानी कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। और विद्युत चुम्बकीय विकिरण ये इस तरीके की होती है कि हमारे आँख के रेटिना पर दृश्य प्रकाश उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? दृश्य प्रकाश, या हम कह सकते हैं विजुअल इफेक्ट। इसलिए हम चीज़ों को देख पाते हैं लाइट में। ठीक है, तो लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन वो जो मैक्सवेल का जो स्पेक्ट्रम है उसमें वो विजुअल इफेक्ट क्रिएट करती है। यानी कि इसकी तरंग दैर्ध्य होती है लगभग 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम के बीच में। ये तो किसकी होती है? वायलेट लाइट की होती है, हम सभी जानते हैं। और ये किसकी होती है? रेड लाइट की वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो जो लाइट है उसकी जो रेंज होती है वेवलेंथ की, वो 4000 से 8000 के बीच होती है। लेकिन जो थर्मल रेडिएशन है, अब आप कहोगे थर्मल रेडिएशन भी तो क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लेकिन आप थर्मल रेडिएशन में चीज़ों को देख थोड़ी ना सकते हो, नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि थर्मल रेडिएशन स्पेक्ट्रम में विजुअल इफेक्ट नहीं डालती है। समझ में आ रही है बात? तो लाइट तो किस रेंज में आती है? विजुअल रेज के बीच में आती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है। लेकिन थर्मल रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो विजुअल रेंज में नहीं होती है। इसलिए हम थर्मल रेडिएशन में थोड़ी चीज़ों को देख सकते हैं, हम लाइट में देख सकते हैं चीज़ों को। उसका रीज़न ये है। समझ में आ रही है बात? तो ये क्वांटम के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इतना नहीं चल रही हूँ इसमें, लेकिन ये कंसेप्चुअली आपको पता होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया था। अच्छा, हम क्वांटम मैकेनिक शुरू कर रहे थे, उसका ये एक छोटा पार्ट था जिसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अब जो मैं आगे शुरू कर रही हूँ, आपका मेन बेस इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कृष्णिका। कृष्णिका, या हम इसे ब्लैक बॉडी भी कहते हैं। समझ में आ रही है बात? चलें देखें ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी, ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि जो प्लांक साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने प्लांक क्वांटम थ्योरी दी थी। ठीक है, हम सभी जानते हैं E=h होता है, और n जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं, h प्लांक कांस्टेंट होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, E एनर्जी है। एनर्जी किसकी एनर्जी है? फोटोन की एनर्जी है। ठीक है, तो जो प्लांक ने जैसे ही अपनी प्लांक क्वांटा थ्योरी दी थी, प्लांक क्वांटा थ्योरी, उसके बाद एक्चुअली हुआ ये था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आ गए थे जिनको क्लासिकल फिज़िक्स से
उनका एक्सप्लेनेशन मुश्किल था, मतलब क्लासिकल फिजिक्स से कंप्लीट उनका एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रहा था, इसलिए प्लांक ने अपनी थ्योरी दी थी। तो कृष्णिका उनमें से एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका सॉल्यूशन क्लासिकल फिजिक्स से नहीं हो पा रहा था, ठीक है। इसलिए जो प्लांक साइंटिस्ट आए उन्होंने अपनी अलग से सेपरेट थ्योरी दी, वो थी प्लांक क्वांटा थ्योरी, और उसी बेसिस पे उन्होंने कृष्णिका को समझाने की कोशिश की। तो कृष्णिका को उन्होंने कैसे समझाया उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी, पहले ये समझना जरूरी है कि कृष्णिका है क्या चीज़, यानी कि ब्लैक बॉडी है क्या, है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ। ब्लैक बॉडी जो होती है, एक तरीके से आप इसको ऐसे समझिए कि ये एक तरीके का होल होती है पूरा, जैसे आप कंप्लीट एक होलो स्फेयर अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। एक होलो स्फेयर शेप बता रही हूँ मैं अभी इसका, कि ब्लैक बॉडी एक होलो स्फेयर होती है। उस होलो स्फेयर की जो अंदर की जो सरफेस होती है उसको ब्लैक पेंट किया हुआ होता है, समझ में आ रही है, यानी कि उसको बिल्कुल काला किया हुआ होता है। अब काला क्यों किया होता है उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगी, क्योंकि हम ये जानते हैं ना कि काला रंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रकाश को अवशोषित करता है, पता है ना आपको। तो इसीलिए ये जो ब्लैक बॉडी होती है, नाम ही इसका ब्लैक बॉडी होती है। और एक तरीके से आप एक होलो स्फेयर अपने माइंड में कंसीडर कीजिए, उस होलो स्फेयर की जो अंदर की सरफेस है उसको ब्लैक किया हुआ होता है, ठीक है, कंप्लीटली ब्लैक होती है, ठीक है। और यहाँ पे उसमें एक छेद होता है, यहाँ पे मतलब जैसे आपने एक होलो स्फेयर कंसिडर कीजिए और यहाँ पे एक होल कंसिडर कीजिए, ठीक है। तो आपको इसके अंदर का तो कुछ नहीं नज़र आएगा, ठीक है, केवल आपको बाहर से केवल यही तो नज़र आएगा, एक होल नज़र आएगा। ये होल आपके लिए किसका काम करेगा, ब्लैक बॉडी का है। तो ब्लैक बॉडी ये पूरी ही, लेकिन आप क्या देख पाओगे, आप तो केवल ये एक होल ही देख पाओगे ना। तो आपके लिए ब्लैक बॉडी का काम केवल एक ये होल ही करेगा, समझ में आ रही है बात। तो जो कृष्णिका है या ब्लैक बॉडी है वो एक तरीके से एक ऐसा पिंड या वस्तु होती है जो क्या करती है, अपने ऊपर आने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और जितना आ रहा है उसको उत्सर्जित भी कर देती है। समझ में आ रही है बात। कहने का मतलब ये है कि ब्लैक बॉडी, क्योंकि आपने इसको ब्लैक पेंट किया हुआ है, तो इसके ऊपर जितना भी प्रकाश, चाहे वो किसी भी तरंग दैर्ध्य का हो, किसी भी वेवलेंथ का हो, ये सारे को क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेगी। समझ में आ रही है बात। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होती है। आइडियल ब्लैक बॉडी वो होती है जो अपने ऊपर आने वाले सारे प्रकाश को, यानी कि जितनी भी वेवलेंथ का आ जाए उनको सभी को, यानी कि लैम्डा इज इक्वस टू 0 से लेकर के लैम्डा इज इक्वस टू इनफाइनाइट तक की वेवलेंथ के प्रकाश को अवशोषित भी कर ले और उत्सर्जित भी कर दे। तो वो ब्लैक बॉडी क्या कहलाती है, आपकी एक आइडियल ब्लैक बॉडी कहलाती है, यानी कि आदर्श कृष्णिका कहलाती है। यानी कि नॉर्मली कृष्णिका क्या काम करती है, आने वाले प्रकाश को अवशोषित करती है, उत्सर्जित करती है। बट आइडियल ब्लैक बॉडी लैम्डा इज इक्वस टू 0 से लैम्डा इज इक्वस टू इनफाइनाइट तक की जितनी भी रेंज है उन सभी के प्रकाश को अवशोषित भी कर सकती है और उत्सर्जित भी कर सकती है। बात समझ में आ गई। तो ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट समझ में आया, पहले ये समझ में आया आपको कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, समझ में आया, ठीक है। चले, अब होता क्या है ब्लैक बॉडी की, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखूँ कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं ब्लैक बॉडी की, तो वो मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि ब्लैक बॉडी जो है वो कंप्लीट क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, या फिर क्या करेगी, कंप्लीट एमिशन, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये कंप्लीट एब्जॉर्ब या कंप्लीट एमिशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, यानी कि अवशोषण गुणांक, वो क्या होता है, एक होता है, इक्वल टू 1। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इक्वल होने का मतलब यही है कि वो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन और कंप्लीट एमिशन कर रही है। समझ में आ गई बात। दूसरी बात, तो ये किसकी, बाकी तीसरी प्रॉपर्टी आप इसके शेप को लेकर के बता सकते हैं कि एक होलो स्फेयर होती है, होलो स्फेयर होती है विद ब्लैक पेंट, ठीक है। इसमें ब्लैक पेंट क्या होता है, इनसाइड स्फेयर पे,
ब्लैक प्ले पेंट इनसाइड सरफेस, यानी कि जो इसके अंदर की सरफेस है वो कम्प्लीटली ब्लैक होती है और ये एक तरीके का होलोस्फेयर होती है, कंप्लीट एब्जॉर्ब करती है, कंप्लीट एमिशन करती है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 1 होता है, यानी कि जितना इसके ऊपर अवशोषित होता है वो सभी को, जितना इसके ऊपर इंसिडेंट होता है ये सभी को अवशोषित कर लेती है। और इसकी रेंज कितनी होती है, लैम्डा इज इक्वल टू 0 से लैम्डा इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक के सारे प्रकाश को अवशोषित और उत्सर्जित कर सकती है। बात समझ में आया आपको? तो अगर आप देखें इसको थोड़ा और, कि अगर सपोज करें कि आपके पास एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, और आप उस ब्लैक बॉडी को किसी टेम्परेचर T पर आप उसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है, आपने रख दिया उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गर्म करने के लिए आपने उसको रख दिया, समझ में आ रही है बात? तो ये क्या करेगी, टेम्परेचर के बाद ये हीट एब्जॉर्व करना शुरू करेगी, तो वो जो हीट है, ठीक है, उन विकिरणों को ये क्या करना शुरू कर देगी, अवशोषित करना शुरू कर देगी। समझ में आ रही है बात? अब जैसे ही ये गर्म होना शुरू करेगी तो ये रेडिएशन प्रोड्यूस करेगी। तो होगा क्या कि अगर आपने सपोज करें इसको हीट देना शुरू किया तो ये सारी रेडिएशंस जो हैं वो इसकी ब्लैक जो इसकी सरफेस से उसे टकराएंगी, टकरा के क्या करेंगी, कुछ अवशोषित भी होती है, कुछ परावर्तित भी होती है, ठीक है। तो कुछ मान लो इसकी सरफेस ने अवशोषित कर लिया, तो कुछ इसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। अब ये सरफेस पर पड़ी तो यहाँ पर भी इसने कुछ अवशोषित कर दिया, कुछ इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। समझ में आ रही है बात? और इस तरीके से क्या होता है कि आप तो इसको कंटिन्यूस गर्म कर रहे हो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सपोज करें आपने 1000 केल्विन टेम्परेचर सपोज कर लिया, तो 1000 केल्विन टेम्परेचर पर आपने इसको गर्म करना शुरू किया, गर्म किया, हीट प्रोड्यूस हुई, तो जो रेडिएशंस क्रिएट हुई वो रेडिएशंस जो हैं वो इसकी सरफेस पर टकराई, इनर सरफेस पर कुछ एब्जॉर्ब हो गई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, फिर दोबारा से यहाँ पे टकराई तो कुछ एब्जॉर्ब हो गई, फिर कुछ रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस तरीके से इसके अंदर का जो पूरा पार्ट है इसके पूरे का, वो पूरा किससे भर जाता है, फुल ऑफ रेडिएशंस, यानी कि इसके अंदर का पूरा पार्ट रेडिएशन से कम्प्लीटली फिल हो जाता है। और वो सारी रेडिएशंस जो होती हैं उनकी रेंज होती है लैम्डा बराबर 0 से लैम्डा बराबर इनफाइनाइट तक। यानी कि आपने इसको गर्म करने के बाद जो हीट प्रोड्यूस हुई, जो रेडिएशन प्रोड्यूस हुई, वो रेडिएशन इसके अंदर की दीवारों से टकराई, एब्जॉर्ब हुई, रिफ्लेक्ट हुई और वो सारी की सारी विकिरणें इसके अंदर भर गई। और उनकी रेंज क्या होगी, मैंने कहा ना हर तरीके की वेवलेंथ को ये एक्सेप्ट करती है, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, 0 से लेकर के लैम्डा इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये आपकी क्या होती है, कृष्णिका होती है, ठीक है। कृष्णिका वर्क इस तरीके से करती है आपकी। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है। इसके बाद आपका जो आता है कृष्णिका की कुछ विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कृष्णिका का जो स्पेक्ट्रम बनता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम कहिए आप इसको, रेडिएशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि ब्लैक बॉडी से जो ये रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रम बनेगा। तो उस स्पेक्ट्रम की क्या क्या खास बातें होंगी, ठीक है, वो अपन देख रहे हैं, एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या खास बात होगी। नंबर 1, पहली खास बात क्या होगी इसके स्पेक्ट्रम की, कि मैंने अभी कहा कि ब्लैक बॉडी जो होती है वो सभी तरीके के प्रकाश को एक्सेप्ट करती है, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 से लेकर के लैम्डा इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक के कंप्लीट रेडिएशंस को वो एक्सेप्ट करती है। लेकिन हर तरह की वेवलेंथ के जो मात्रा है, हर तरह के वेवलेंथ के प्रकाश की जो मात्रा है वो डिफरेंट हो सकती है। मतलब एक्सेप्ट तो ये सभी को करेगी, मतलब इसने लैम्डा इज इक्वल टू हो सकता है 512 एंगस्ट्रम को भी ले लिया, लैम्डा इज इक्वल टू इसने 800 एंगस्ट्रम को भी ले लिया, लैम्डा इज इक्वल टू 1000 एंगस्ट्रम को भी ले लिया। मतलब ले तो ये 0 से इनफाइनाइट तक सबको ले लेती है, लेकिन मात्रा यानी कि इन सब की जो क्वांटिटी है वो अलग अलग हो सकती है 512 एंगस्ट्रम की कम हो, इसकी ज़्यादा हो, या इसकी इनसे भी कम हो, ठीक है। तो इसका एक फ़र्क पड़ता है इसके ऊपर। तो हम पहले पॉइंट में क्या कहेंगे कि कृष्णिका से या ब्लैक बॉडी से जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा रेडिएशंस का, उसकी खास बात क्या होगी कि वो 0 से इनफाइनाइट तक को एक्सेप्ट करती है, पर हर वेवलेंथ की अपनी अपनी मात्रा होती है। समझ में आ गई बात? इसके बाद आपका जो नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक आती है वो ये है कि अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो,
किसका? कृष्णिका का। यानी कि कृष्णिका का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? रेडिएशंस भी बढ़ेंगे, है ना। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? रेडिएशंस भी बढ़ेंगे। रेडिएशंस बढ़ेंगे तो उनकी मात्रा भी क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। यानी कि हर वेवलेंथ, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं या एब्जॉर्ब हो रहे हैं उनकी मात्रा भी बढ़ जाती है। ठीक है। नंबर 3 क्या खास बात हो सकती है इसकी? नंबर 3 को आप ध्यान से देखिए। नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं एक ग्राफ खींचूँ, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना आप। किस किस में? लैम्डा में, यानी कि कृष्णिका जितनी भी तरंग दैर्ध्य को ले रही है उसके अपने रेंज सेट कर ली यहाँ पर। और ई लैम्डा में, अब ई लैम्डा क्या है यहाँ पर? स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। समझ में आ रही है? यानी कि स्पेक्ट्रल एमिशन कैपेसिटी। ठीक है। इसके बीच हमने एक ग्राफ खींचा। ठीक है। तो ये एक्चुअली होती क्या है? ये होती है आपकी एक तरीके से एनर्जी पर यूनिट एरिया, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। समझ में आ रही है बात आपको? तो अगर मैं लैम्डा और इसके बीच में एक ग्राफ खींचूँ एट डिफरेंट टेम्परेचर, T1 पर, T2 पर और T3 पर, और इनकी खास बात क्या है? T1 इज़ ग्रेटर देन T2 और इस तरीके से, यानी कि T1 T2 से बड़ा है और T2 T3 से बड़ा है। तो टेम्परेचर को मैं कर रही हूँ इंक्रीज। तो मैं 3 ग्राफ खींचूँगी। ठीक है। पहला जो ग्राफ है वो इस तरीके से मिलता है। समझ में? ये किस पर है? एट टेम्परेचर T3 ले रही हूँ मैं इसको। सबसे कम टेम्परेचर किस पे है? T3 पे है। तो पहला ग्राफ इस तरीके से मिलता है। ठीक है। ये मैंने इसकी जो पीक है वो मैंने शो कर दी। ये है आपका लैम्डा M1, मैक्सिमम लैम्डा का पहला। फिर जो दूसरा ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। ठीक है। और जो तीसरा ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। तो ये पीक इसकी यहाँ पे क्या हो रही है? शिफ्ट हो रही है। ठीक है। तो ये है आपका लैम्डा M2 और ये आपका लैम्डा M3। समझ में आ रही है? तो पता है तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है? तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है कि अगर मैं ई लैम्डा और लैम्डा में ग्राफ खींचूँ तो सबसे पहले जैसे जैसे लैम्डा बढ़ाती जाऊँगी ई लैम्डा भी बढ़ता जाएगा और एक जगह पर आकर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और फिर लैम्डा बढ़ाने पर घटने लग जाएगा। तीनों ग्राफ्स में ऐसे ही दिख रहा है कि पहले लैम्डा बढ़ाया तो ई लैम्डा बढ़ गया, एक जगह मैक्सिमम हो गया, फिर धीरे धीरे घटने लग गया। समझ में आ गई? सेम दूसरे ग्राफ में भी ऐसा है, तीसरे ग्राफ में भी ऐसा ही आ गया। ठीक है। अच्छा, इसमें चौथी, इसको मैं क्लासीफाई कर रही हूँ थर्ड और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक को। ठीक है। चौथी कैरेक्टरिस्टिक क्या कहेगी? वो इसी पे बेस्ड है, इसी ग्राफ पे। ठीक है। उसमें हम एक तरीके का रूल बताएंगे, वीन का नियम बताएंगे। उसमें हम वीन्स लॉ, वीन ने क्या कहा था? वीन ने ये कहा था कि जैसे जैसे आप लैम्डा बढ़ाते हो ना, कब? अलग अलग टेम्परेचर पर। ये T2 पर है और ये किस पे है? T1 पर। T1 T2 से ज़्यादा है, T2 T3 से ज़्यादा है। समझ में आ रही है? तो उसने ये बताया कि जो पहला ग्राफ आप खींचोगे तो उसकी पीक लैम्डा M1 आ रही है। फिर टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो उसकी पीक लैम्डा 2 आ रही है, जो कि कहाँ शिफ्ट हो रही है? मिनिमम लैम्डा की तरफ। देख रहे हो ना आप? उल्टा जा रहा है ये, 0 की तरफ। समझ में आ रही है बात? तो वीन ने क्या बताया? वीन ने ये बताया कि जब मैं ई लैम्डा और लैम्डा में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पे, यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे मैक्सिमम वेवलेंथ कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होने लग जाती है। समझ में आ रही है? यानी कि वेवलेंथ की जो पीक है वो मिनिमम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है। यानी कि ग्राफ की जो पीक है वो कम वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होती जाती है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं ना कि लैम्डा एम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे लैम्डा एम कम होता जाएगा। देखो ना, यहाँ पर लैम्डा एम अगर 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ 4 सेंटीमीटर होगा, यहाँ 2 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ गई? तो पीक कहाँ शिफ्ट हो रही है? कम तरंग दैर्ध्य की ओर शिफ्ट हो रही है। कब? जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। समझ में आ गई? तो ये कहलाता है वीन्स लॉ। साइंटिस्ट का नाम है ये। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, बी से शो करते हैं B/T। यहाँ पर ये जो बी है वो पता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है वीन्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 898 × 10⁻³
और यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर इंटू केल्विन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बी इज इक्वल टू लैम्डा एम इंटू टी तो आएगा। तो यूनिट क्या हो गई, मीटर इंटू केल्विन, लैम्डा की जो यूनिट हो गई मीटर और टेम्परेचर की हो गई केल्विन। बात समझ में आ गई। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हमने ब्लैक बॉडी पढ़ा, उसके स्पेक्ट्रम के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। अभी इसकी 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स और रह रही हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू।